हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआईएएस प्राइम। यह ट्रिपल सी एग्जाम का लेक्चर नंबर 25 है और आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के चैप्टर नंबर 8 डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन, इस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर हम 30 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्योंकि यह चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 3 है, इसमें हम 30 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 8 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 30 प्लस एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। क्योंकि यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड टोटल 100 एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। क्योंकि यह ट्रिपल सी एग्जाम की जो सीरीज है, इस सीरीज में टोटल यहाँ पर हम 1000 एमसीक्यू कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि हम हर चैप्टर से रिलेटेड 100 एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे, इसीलिए इस सीरीज में टोटल यहाँ पर 1000 एमसीक्यू हमारे हो जाएंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड जो भी हमारे पीडीएफ नोट्स हैं उनको नहीं डाउनलोड किया है, तो उसके लिए आप लोग upciessprime.com पर जाकर ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड जो भी पीडीएफ नोट्स हैं उनको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड जो हमारे पीडीएफ नोट्स हैं उनको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स ओपन कर लिए हैं और पिछले वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 64 था, जिसमें पूछा गया कि भीम ऐप जो होता है इसमें कितनी भाषाएं होती हैं, यानी कि भीम एप्लीकेशन जो है इसमें कितनी भाषाएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, यानी कि भीम ऐप में टोटल हमारी 20 भाषाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। और आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 65 है, जिसमें पूछा गया है बैंक प्रदान करती हैं, यानी कि जो बैंक्स होती हैं बैंक किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, किस प्रकार की सर्विस देती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल सर्विस देती हैं, या फिर डायरेक्ट सर्विस देती हैं, या फिर फाइनेंशियल सर्विस देती हैं, या फिर अदर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे बैंक होते हैं, बैंक हमको फाइनेंशियल सर्विस देते हैं, यानी कि जो भी वित्तीय लेन देन होते हैं वो सारे के सारे हम बैंक से करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैंक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें पूछा गया है कि MMID में कितनी संख्याएं होती हैं, यानी कि जो MMID है इसमें कितने नंबर होते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो MMID है इसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि MMID का फुल फॉर्म क्या है। तो MMID का फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। और MMID जो है एक प्रकार का 7 अंकों का नंबर होता है। MMID 7 अंकों का नंबर होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि MMID की सहायता से हम मोबाइल बैंकिंग से जुड़े लेन देन आसानी से कर सकते हैं और इसको हम नेट बैंकिंग मोबाइल फ़ोन में यूज करके इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। MMID में 7 नंबर होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें पूछा गया है कि ITZ कैश किस बैंक द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है, यानी कि जो ITZ कैश होता है यह एक प्रकार का मोबाइल वॉलेट है, इसको किस बैंक के द्वारा जारी किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी किया गया है, या फिर SBI बैंक के माध्यम से जारी किया गया एक प्रकार का वॉलेट है, या फिर GOI की तरफ से, या फिर RBI की तरफ से जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा ITZ कैश मोबाइल वॉलेट को जारी किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ, यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है इस बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ट्रिपल सी एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है इस बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए नागपुर, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, या ऑप्शन नंबर सी मुंबई, या ऑप्शन नंबर डी भोपाल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें पूछा गया है कि IMPS
का अर्थ इमीडिएट पेमेंट सर्विस नहीं है, यानी कि जो IMPS है क्या इसका फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो IMPS है एक प्रकार की सर्विस है जिससे हम लेन देन करते हैं और इसका जो फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसमें पूछा गया है जो IMPS होता है क्या इसका फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि IMPS का फुल फॉर्म ही इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, जिसमें पूछा गया है भीम एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है, यानी कि जो भीम एप्लीकेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, क्योंकि भीम एक प्रकार का मोबाइल भुगतान ऐप है जिसके जरिए UPI का इस्तेमाल करके हम आसानी से लेन देन कर सकते हैं। तो भीम एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसे 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू है, क्योंकि जो भीम एप्लीकेशन है इसको 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया और हम UPI का यूज करके भीम से लेन देन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें पूछा गया है क्रेडिट कार्ड में APR क्या है, यानी कि जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें APR का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 72 का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनुअल परसेंटेज रेट। जो APR होता है इसका फुल फॉर्म होता है एनुअल परसेंटेज रेट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, जिसमें पूछा गया है कि C2B का अर्थ होता है, यानी कि जो C2B है इसका फुल फॉर्म क्या ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए कस्टमर टू बिजनेस हो जाएगा, या फिर कंज्यूमर टू बिजनेस होगा, या फिर बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जो C2B होता है कंज्यूमर टू बिजनेस होगा, और कहीं कहीं पर B2C दिया गया हो तो बिजनेस टू कंज्यूमर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। C2B का फुल फॉर्म कंज्यूमर टू बिजनेस होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें पूछा गया है कि 500 रुपए के नोट का आकार क्या है। अब SSC एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हमारे नोट होते हैं किस नोट का कितना साइज होता है। तो यहाँ पर 500 रुपए के नोट का साइज पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 66 mm गुणे 150 mm ये साइज हमारा 500 रुपए का होता है। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है, क्योंकि SSC एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें पूछा गया है भारत में किस बैंक ने पहला ATM जारी किया, यानी कि भारत में ऐसी कौन सी बैंक है जिसने पहला ATM जारी किया था। तो ऑप्शन नंबर ए SBI बैंक है, या फिर HDFC बैंक है, या फिर HSBC बैंक है, या फिर ICICI बैंक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो HSBC बैंक है इस बैंक ने सबसे पहला अपना ATM जारी किया था। और यहाँ पर जो HSBC दिया गया है इसका फुल फॉर्म होता है हांगकांग और संघीय बैंकिंग कारपोरेशन, हांगकांग संघीय बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड, ये HSBC का फुल फॉर्म है। और 1987 में ATM इसी बैंक ने जारी किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1987 में पहला ATM HSBC बैंक ने जारी किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, जिसमें पूछा गया है कि कितनी बार गलत OTP डालने पर कार्ड को ऑनलाइन भुगतान के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है हम कितनी बार गलत OTP डालेंगे कि हमारा जो कार्ड होगा जिससे हम ऑनलाइन भुगतान करते हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 76 का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मोर देन 3 टाइम्स। अगर हम 3 बार से अधिक अपना OTP डालते हैं तो हमारा जो कार्ड होगा वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें पूछा गया है भीम ऐप का पूरा नाम क्या है। तो इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। जो भीम ऐप होता है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 77 नंबर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि भीम ऐप जो होता है इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, यह भीम ऐप का फुल फॉर्म है। भीम ऐप जो होता है एक प्रकार का एप्लीकेशन है जिसमें हम UPI का यूज करके पेमेंट
कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन भुगतान कहीं पर भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, जिसमें पूछा गया है आरटीजीएस सुविधा कब शुरू हुई। यानी कि जो आरटीजीएस सुविधा होती है जिसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसको कब शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए 2002 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी 2005 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी 2004 में, या फिर 2008 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आरटीजीएस सुविधा है जिसका फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, इसको 2004 में शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, जिसमें पूछा गया है कि टैन का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि जो टैन वर्ड दिया गया है TAN, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जो टैन है इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ये टैन का फुल फॉर्म है। ट्रिपल सी एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि टैन का फुल फॉर्म क्या होता है। टैन का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80 है, जिसमें पूछा गया है कि MICR कोड में कितनी संख्याएं होती हैं। यानी कि जो MICR है जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो इसका फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। इसमें कितनी संख्याएं होती हैं। तो जो MICR है यह एक प्रकार की मशीन होती है जिसका यूज करके बैंकों में चेक को जांचने के लिए किया जाता है। तो इसमें पूछा गया कि कितनी संख्याएं होती हैं, ना कितने नंबर होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9 अंक होते हैं। जो MICR होता है इसमें 9 अंक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, जिसमें पूछा गया है कि QR कोड में कितने नंबर संग्रहित किए जा सकते हैं। यानी कि जो हमारा QR कोड होता है उसमें कितने नंबर संग्रहित किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 81 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 7089 नंबर QR कोड में संग्रहित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। क्विक रिस्पांस कोड ये QR कोड का फुल फॉर्म होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 82 है, जिसमें पूछा गया है भारत में वाणिज्यिक पत्र यानी कि कमर्शियल पेपर कब पेश किया गया। भारत में कमर्शियल पेपर कब पेश किया गया, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो 1995 में वाणिज्यिक पत्र या फिर कमर्शियल पेपर कह सकते हैं, इसको 1995 में पेश किया गया, या 1990 में, या 2024 में, या फिर 2025 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 82 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कमर्शियल पेपर को 1990 में पेश किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से एक ई बैंकिंग से संबंधित नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन से बैंकिंग से संबंधित नहीं है। यानी कि ई बैंकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ESC, या फिर ऑप्शन नंबर बी ATM, या फिर ऑप्शन नंबर सी SPMS, या फिर ऑप्शन नंबर डी डिमांड ड्राफ्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो डिमांड ड्राफ्ट होता है यह इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित नहीं होता है। ESC, ATM, SPMS ये तीनों वर्ड जो हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित हैं, क्योंकि जो डिमांड ड्राफ्ट होता है डिमांड ड्राफ्ट को बैंक के माध्यम से जारी किया जाता है, बल्कि ई बैंकिंग के माध्यम से नहीं जारी किया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट एक प्रकार का चेक होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो डिमांड ड्राफ्ट होता है इसको कौन सी बैंक जारी करती है। तो डिमांड ड्राफ्ट को कोई भी बैंक जारी कर सकती है, क्योंकि यह एक प्रकार की चेक ही होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 84 है, जिसमें पूछा गया है किस प्रकार की बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेन देन किया जाता है। यानी कि हम किस प्रकार की बैंकिंग में
इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय रूप से लेन देन कर सकते हैं। हम ई बैंकिंग का यूज करके करते हैं, या फिर एम बैंकिंग जिसको हम मोबाइल बैंकिंग बोलते हैं, या फिर पोस्ट बैंकिंग का यूज करके, या फिर यूनिवर्सल बैंकिंग का यूज करके। तो इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेन देन करने के लिए हम किस बैंक का यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का यूज करके हम वित्तीय लेन देन करते हैं, बल्कि मोबाइल बैंकिंग का यूज करके हम वित्तीय लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, जिसमें पूछा गया है कि ई कॉमर्स लेन देन के दौरान हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई भी लेन देन करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट की सहायता से कोई भी लेन देन करते हैं, तो जब हम वहाँ पर पेमेंट करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, या फिर हम सेल का ध्यान रखते हैं, या डिस्काउंट का, या फिर इजी ऑफ ट्रांजैक्शन? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी। यानी कि जब हम ऑनलाइन कोई भी लेन देन परचेस करते हैं तो वहाँ पर जब पेमेंट करते हैं तो हमें सिक्योरिटी का ध्यान रखना होता है, क्योंकि आजकल बहुत से हैकर्स डुप्लीकेट वेबसाइट बना देते हैं। अगर वहाँ पर हम कोई पेमेंट कर देते हैं तो हमारा अकाउंट वगैरह जो होता है हैक होने का चांस अधिक हो जाता है। तो इसलिए हमको वहाँ पर सिक्योरिटी का ध्यान रखना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, जिसमें पूछा गया है बैंक लोन नहीं देती हैं, यानी कि जो बैंक होती हैं इनमें से किन चीज़ों पर लोन नहीं देंगी? गोल्ड पर नहीं देंगी, या फिर LIC पॉलिसी पर लोन नहीं देंगी, या फिर लॉटरी टिकट पर लोन नहीं देती हैं, या फिर NSC? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो बैंक होती हैं यह लॉटरी टिकट पर लोन नहीं देती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग भारत के बाहर पैसा भेजने के लिए किया जाता है? यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से किसका यूज हम विदेश में पैसा भेजने के लिए करते हैं? यानी कि भारत से अगर बाहर पैसा भेजना हो तो हम किसका यूज करते हैं? RTGS का यूज करेंगे, या फिर NEFT का यूज करके पैसा बाहर भेजेंगे, या फिर IFSC कोड का यूज करके बाहर पैसा भेजेंगे, या फिर हम स्विफ्ट कोड का यूज करके बाहर से पैसा भेजेंगे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब हम कोई इंटरनेशनल पेमेंट भेजते हैं, यानी कि बाहर भेजते हैं भारत के, तो वहाँ पर हमको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है, जो हमको बैंक शाखा से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, जिसमें पूछा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? BOB हो जाएगा, या फिर SBI बैंक है, या फिर RBI है, या फिर PNB है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 88 का SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, जिसमें पूछा गया है बैंकों का बैंक कौन सा है? यानी कि बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए BOB बैंक हो जाएगा, या फिर SBI होगा, या PNB होगा, या फिर RBI हो जाएगा। तो जो बैंकों का बैंक होता है हम RBI को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि RBI जो है इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे हम बैंकों का बैंक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, जिसमें पूछा गया है UPI को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यानी कि जो UPI एप्लीकेशन है इसको किसके माध्यम से लॉन्च किया गया? R गांधी यानी कि राजीव गांधी के माध्यम से लॉन्च किया गया, या फिर यस मुद्रा के माध्यम से इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया UPI को, या फिर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में UPI को लॉन्च किया गया, या रघुराम जी राजन की अध्यक्षता में UPI को लॉन्च किया गया? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है जो UPI एप्लीकेशन है इसको किस गवर्नर ने लॉन्च किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रघुराम जी राजन जो हमारे गवर्नर थे इन्होंने ही UPI को लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, जिसमें पूछा गया है भारतीय मुद्रा चिन्ह रुपए किन 2 भाषाओं के मेल से बना है? यानी कि जो भारतीय मुद्रा चिन्ह होता है रुपये
इस सिंबल को किन दो भाषाओं के मेल से बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देवनागरी अरबी होगा, या फिर अरबी और फारसी हो जाएगा, या फिर देवनागरी रोमन होगा, या फिर ए सभी हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है 91 का? ऑप्शन नंबर सी। जो भारतीय मुद्रा चिन्ह होता है इसमें देवनागरी और रोमन भाषा का यूज करके इसको बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, जिसमें पूछा गया है कि वह अंक जो आईएफएससी कोड में शाखा विवरण के साथ बैंक विवरण को अलग करता है, यानी कि आईएफएससी जो कोड होता है इसमें कौन सा अंक है जो शाखा और बैंक विवरण को अलग करता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 92 का डी हो जाएगा, यानी कि 0 जो होता है यह शाखा विवरण और बैंक विवरण को अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 93 है, जिसमें पूछा गया है कि ई वॉलेट का इस्तेमाल में होता है, ई वॉलेट का इस्तेमाल डॉट डॉट में होता है, यानी कि ई वॉलेट का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? तो चेक पेमेंट के लिए, कैश पेमेंट के लिए, या डिजिटल पेमेंट के लिए, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 93 का? 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो ई वॉलेट होते हैं हम डिजिटल इनका पेमेंट कर सकते हैं, ना हम कैश के रूप में पेमेंट निकाल सकते हैं, ना हम चेक कर सकते हैं, चेक पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल पेमेंट करना हो तो हम कर सकते हैं। तो ई वॉलेट का इस्तेमाल हम डिजिटल पेमेंट के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 94 है, जिसमें पूछा गया है कि MMID का पूरा नाम क्या है? मोबाइल मनी इंडिया होता है, या फिर मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है, या फिर ऑप्शन नंबर ए और बी, बहुत ए और बी दोनों हो जाएंगे, या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 94 का? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर MMID का पूरा नंबर होता है। और SSC एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो MMID है यह कितने अंक का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा। MMID जो है इसमें हमारे 9 अंक होते हैं और इसका फुल फॉर्म मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 95 है, जिसमें पूछा गया है पैन कार्ड में अल्फ़ा न्यूमेरिक अंक होते हैं, यानी कि जो हमारा पैन कार्ड होता है उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक अंक कितने होते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 95 का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पैन कार्ड में अल्फ़ा न्यूमेरिक अंक जो होते हैं हमारे 10 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, जिसमें पूछा गया है किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जानते हैं? जैसे कि मान लीजिए हम कोई बीमा जमा करते हैं तो वहाँ पर हमको मंथली या फिर तिमाही या फिर छमाही किस्त हमको जमा करनी होती हैं, तो उन किस्त को हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम टोकन मनी के नाम से जानते हैं, या फिर प्रीमियम के नाम से जानते हैं, या फिर हम उसको कैश के रूप में जानते हैं, या फिर इंश्योरेंस मनी के रूप में जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम किसी भी बीमा में कोई किस्त जमा करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रीमियम हम बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 97 है, जिसमें पूछा गया है कि कौन सी तकनीक सुरक्षित संचार सुनिश्चित करते हुए इंटरनेट बैंकिंग लेन देन के दौरान डेटा को इनक्रिप्ट करती है? यानी कि इनमें से कौन सी तकनीक है अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो सुरक्षित हमारी सारी चीज़ें रहती हैं, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 97 का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि HTTPS का जो है ये हमारा डेटा को इनक्रिप्ट करती है, यानी कि सुरक्षित रखती है, क्योंकि इसका फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जिसका मतलब होता है सिक्योर। क्योंकि देखा होगा जब हम गूगल पर कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो जो उसका URL होता है उसके सबसे पहले हमारा प्रोटोकॉल होता है HTTPS। किसी में यस नहीं लगा होगा, तो जिस भी वेबसाइट में यस नहीं लगा है वो हमारी सिक्योर वेबसाइट नहीं होती हैं। अगर वहाँ पर हम अपना डेटा इनपुट करते हैं तो हमारा डेटा चोरी होने का डर बना रहता है, वहाँ से हमारा डेटा चोरी हो सकता है। लेकिन जिन भी वेबसाइट में यस लगा हुआ है, यस का मतलब होता है सिक्योर। अगर यहाँ पर कोई भी डेटा हम डालेंगे तो हमारा डेटा सिक्योर रहता है। और इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि HTTPS जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, और इसमें जो यस है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTPS जो है इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, और यस का मतलब सिक्योर। तो ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कौन सी तकनीक सुरक्षित संचार सुनिश्चित करते हुए इंटरनेट बैंकिंग लेन देन के दौरान डेटा को इनक्रिप्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर बी HTTPS हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है, जिसमें पूछा गया है क्या आप एक ही मोबाइल पर एक से अधिक UPI एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं यदि वह एक ही बैंक खाते से जुड़े हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हम एक ही मोबाइल पर एक से अधिक UPI एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं चाहे वह कितने भी बैंकों से जुड़े हों। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है, जिसमें पूछा गया है सुरक्षित लॉगिन, सुरक्षित पैसा ट्रांसफ़र, सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए OTP का इस्तेमाल होता है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब हम कोई भी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं या कोई भी अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पर लॉगिन करते हैं या फिर ऑनलाइन कोई लेन देन करते हैं, तो वहाँ पर हमारी OTP का ही इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 8 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, जिसमें पूछा गया है जो पॉस सिस्टम होता है यानी कि पॉस मशीन जो है पॉइंट ऑफ सेल, अगर इस मशीन का यूज करके हम कोई पेमेंट करते हैं तो इन 4 विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसका यूज हमें पॉस मशीन में नहीं करना होगा? इंटरनेट का, या फिर पिन नंबर का, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या अकाउंट नंबर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम पॉस मशीन सिस्टम का यूज करते हैं तो उसके लिए हमको इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, पिन यानी कि जब हम पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर हमको पिन भी डालना होता है, और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की तो ज़रूरत पड़ती ही है, लेकिन अकाउंट नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम पॉस मशीन के द्वारा कोई भी पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर हमको अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं होती है, हमारे पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए और पिन होना चाहिए। 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर अकाउंट नंबर नहीं है फिर भी हम पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड टोटल 100 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं, और इन MCQ के आंसर की आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे, यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, और नीचे बताया गया है कि नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए यदि आप कुछ शुल्क 50, 100, 200 रुपये जो आपको उचित लगे पे कर सकते हैं अगर आप लोग सक्षम हैं तो। धन्यवाद। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, और अगले वीडियो में हम CCC के चैप्टर नंबर 9 से देखेंगे, क्योंकि वह चैप्टर भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।